हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नीट और कई सारी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर ए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी कभार एग्जाम्स में डायग्राम देते हैं और ए बी सी डी इस तरीके से नोटिफिकेशन करके रिमार्क करके आपसे पूछ लेते हैं कि वो जगह कौन सी है। तो एक बार इस डायग्राम के अपन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ये है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है टेस्टिस, प्राथमिक लैंगिक जननांग इसको कहते हैं। टेस्टिस यानी वृषण। वृषण एक थैलीनुमा संरचना यानी पाउच जैसी संरचना में ढके हुए होते हैं, इससे कवर्ड होते हैं। इसे कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश। वृषण के ऊपर एक कॉमा जैसी संरचना है, इसे कहते हैं एपिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। अधिवृषण से एक ट्यूब निकल रही है, देखो नली। ये नली कहलाती है वासा डेफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी। ये वासा डेफरेंस आगे जाकर एक थैलीनुमा संरचना सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय में ओपन होती है, जिसमें शुक्राणु इकट्ठे होंगे। और इस सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन वाहिनी निकलती है, जिससे शुक्राणु निकलते हैं। ये जो शुक्रवाहिनी है ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के चारों ओर घूमती है, और मूत्राशय से यानी यूरिनरी ब्लैडर से एक यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी निकलती है। आगे जाकर ये मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर और इजैकुलेटरी डक्ट एक कॉमन पाथवे बनाती है, इसे यूरिथ्रा यानी कि मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। ये मूत्र जनन मार्ग आगे जाकर नर जननांग पेनिस में ओपन होता है। पेनिस का शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस शिश्न मुंड ये एक संरचना से ढका हुआ रहता है, इसे प्रीप्यूस कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ संरचनाएं हैं। अब इसमें नर जनन तंत्र में 3 ग्रंथियां पाई जाती है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, काउपर ग्रंथि पाई जाती है, और एक सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय पाया जाता है। ठीक है, इस डायग्राम में रेक्टम भी दिया हुआ है, ये पूरा रेक्टम यानी मलाशय, और यहाँ पर ये जो संरचना है यह है एनस। इस संरचना को एनस कहते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कई क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अपन देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, प्राथमिक जननांग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस यानी कि वृषण। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज सेंटर ऑफ गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सहायक जननांग होते हैं। सहायक जननांगों में एपिडिडाइमिस अधिवृषण, वासा डेफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन वाहिनी, यूरिथ्रा यानी कि मूत्रवाहिनी, और पेनिस होते हैं। और सहायक जनन ग्रंथियों में सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि होती है। इससे रिलेटेड अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, टेस्टिस। टेस्टिस का व्यास 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। पहला इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनता है कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसके पीछे कारण, क्योंकि वृषण कोश के भीतर का टेम्परेचर यानी कि तापमान शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन यानी शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। वृषण के चारों ओर का आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है। यह कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। वृषण में टेस्टिस में 250 से लेकर अप्रोक्सीमेट 400 तक पालियां यानी कि लॉब्स पाई जाती है। इन्हें टेस्टिकुलर लॉब्स कहते हैं। प्रत्येक लॉब में, प्रत्येक चैम्बर्स में 1 से 3 तक शुक्रजनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। शुक्रजनन नलिका के भीतरी भाग में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। दैट मीन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड विथ 2 सेल्स। नंबर 1 स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल और प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। नंबर 2 सर्टोली कोशिका। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं मियोसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। इस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि शुक्रजनन नलिकाओं में जर्मिनल एपिथेलियम में स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है, जो अर्धसूत्री विभाजन से
एक स्पर्मेटोगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया को शुक्रजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्म जब बनते हैं तो किस मार्ग से होकर वो गुजरते हैं। नंबर 1 स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं पहले, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। स्पर्मेटोसाइट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, उसके बाद स्पर्मेटिड और फिर अंत में स्पर्म बनते हैं। नंबर 2 सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिकाओं को नर सेल कहते हैं। सर्टोली कोशिकाओं का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। यह शुक्राणुओं को पोषण यानी कि नरिशमेंट प्रदान करती है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से शुक्राणु का बनना, इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद शुक्राणु का सिर इन कोशिकाओं में एम्बेडेड का मतलब अंतः स्थापित हो जाता है। सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन और एंटी मुलेरियन हार्मोन का भी स्त्रावण करती हैं। सर्टोली कोशिकाओं का रेगुलेशन यानी कि नियमन FSH करता है। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्रजनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश यानी इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इन अंतराली अवकाशों में लैडिक सेल्स, इन्हीं का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल, पाई जाती है। लैडिक सेल्स का प्रमुख कार्य एंड्रोजन्स का मतलब टेस्टोस्टेरोन से होता है, का संश्लेषण और स्त्रावण करना होता है। 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब वृषण से जो शुक्राणु निकलते हैं, वृषण के बाद कोमा आकार की जो संरचना निकलती है वो है एपिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। एपिडाइमिस यहाँ स्पर्म का कार्यात्मक परिपक्वन होता है। स्पर्म की गतिशीलता में वृद्धि और निषेचन क्षमता भी प्राप्त यहाँ होती है। यहाँ स्पर्म लगभग 1 महीने तक रुकते हैं यानी कि 1 महीने तक इकट्ठे रहते हैं। एक तरह से एपिडाइमिस इज द टेस्टिंग हाउस ऑफ स्पर्म, यहाँ स्पर्म का परीक्षण होता है। वासा डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल आगे जाकर इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने बताया अभी आपको, मूत्राशय से निकलकर मूत्रवाहिनी में पहुंचता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों एक साथ जुड़कर यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग में ओपन होते हैं। दैट मीन्स इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिटर दोनों एक साथ जुड़कर यूरिथ्रा में ओपन होते हैं। यह एक कॉमन ट्यूब है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। शुक्राणु के ट्रांसपोर्ट का पाथवे, शुक्राणु जब किसी मार्ग से गति करते हैं तो उनका क्या रास्ता होता है। शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस की अभी बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। टेस्टिस से रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, ठीक है। वृषण से जो नलिकाओं का जाल निकलता है उसको रेटेटेस्टिस कहते हैं। इससे वासा एफरेंशिया से एपिडाइमिस यानी अधिवृषण, अधिवृषण से वासा डेफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी, यहाँ से सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय, शुक्राशय से इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन वाहिनी से यूरिथर यानी कि मूत्रजनन मार्ग, और अंत में पेनिस के रूप में बाहर खुलता है। एक क्वेश्चन 2011 और 2010 में बना हुआ है कि किसी कारण से वासा एफरेंशिया ब्लॉक्ड हो गई है तो युग्मक यानी कि शुक्राणु ट्रांसपोर्ट कहां से कहां शुक्राणु ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। आंसर, टेस्टिस से एपिडाइमिस तक शुक्राणु ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे क्योंकि वासा एफरेंशिया टेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच में पाई जाती है। नर जनन तंत्र में 3 सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, इसको यूटिरस मैस्कुलाइनस भी कहते हैं। ये सीमेन का 60% भाग बनाती है, वीर्य का 60% भाग बनाती है। नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सीमेन का 30% भाग बनाता है। स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी, ये स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। नंबर 3 काउपर ग्लैंड्स और बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये सीमेन का 10 to 15% पार्ट बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। शुक्र प्रदव्य या वीर्य, क्वेश्चन ये बनता है कि सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा में कौन से पदार्थ सबसे ज्यादा होते हैं। सीमेन में सबसे ज्यादा फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर यानी कि फल शर्करा कहते हैं, और कैल्शियम सबसे ज्यादा होते हैं, और कुछ एंजाइम भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 2009 का क्वेश्चन से। नेक्स्ट टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्रजनन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया 2n यानी द्विगुणित होती है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री प्रथम से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि द्वितीयक शुक्र कोशिका बनती है जो एगोनित यानी हैप्लोइड होती है, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड से 2 स्पर्मेटेड हैप्लोइड होते हैं, ये बनते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस सेकंड से 4 स्पर्मेटेड बनते हैं, और यही स्पर्मेटेड रूपांतरित होकर स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ, ये भी हैप्लोइड होते हैं, का निर्माण करते हैं। यानी स्पर्मेटेड गोल
गोल, एगोनिक और अचल संरचनाएं होती है। यह रूपांतरण के द्वारा, मॉडिफिकेशन के द्वारा स्पर्म का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस कहते हैं। रिजल्ट, एक स्पर्मेटोगोनिया 2n यानी डिप्लॉइड से 4 स्पर्म यानी हैप्लॉइड बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म, ये नर जनन तंत्र में एगोनिक संरचना हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद शुक्राणु का शीर्ष पार्ट सर्टोली कोशिकाओं में एम्बेडेड यानी अंतःस्थापित हो जाता है। अब शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं। इस क्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्रजनन की क्रिया का नियंत्रण। इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, 2016 में क्वेश्चंस बना हुआ है कि शुक्रजनन क्रिया का कंट्रोल कौन करता है। इसको अपने एक चार्ट से समझते हैं। शुक्रजनन क्रिया का नियंत्रण सबसे पहले हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है जो अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी पर को निर्देश देता है। इससे अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी का दूसरा नाम ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा निकलता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लैडिक कोशिकाओं को कंट्रोल करता है, लैडिक कोशिकाओं को प्रेरित करता है ताकि वो एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करें। और FSH सर्टोली कोशिकाओं को इंड्यूस करता है और सर्टोली कोशिकाएं AVP और का स्त्रावण करती हैं। और यह जो AVP है, ये इसके 2 मेन काम है, स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को उत्प्रेरित करता है, और कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन के सांद्रण करने के लिए AVP जरूरी है। अब यहाँ पर एक फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है। जब सर्टोली कोशिकाओं से ज़्यादा AVP होने से स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस हो जाता है, When excess spermatogenesis perform, तो ऐसी कंडीशन में इनहिबिन सिक्रेट होता है। ये इनहिबिन तुरंत हाइपोथैलेमस को दोबारा निर्देश देता है ताकि उसे कम किया जाए, और अग्र पीयूष ग्रंथि को भी निर्देश देता है। इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा स्त्रावण हो जाता है, इसकी मात्रा एक्सेस हो जाती है, तो यहाँ भी एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुँचता है। इस प्रकार शुक्रजनन की क्रिया का कंट्रोलेशन यानी कि नियंत्रण होता है। स्पर्म, नेक्स्ट स्पर्म को लेकर भी क्वेश्चंस बनते हैं। स्पर्म को एक डायग्राम से समझाया गया है। ये स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है हेड इसका एक्चुअल जेनेटिक पार्ट है, मिडिल पार्ट बीच का भाग, और सबसे लास्ट भाग टेल जो इसका सबसे लंबा भाग होता है। हेड पार्ट को एक्चुअल जेनेटिक पार्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें केंद्रक होता है और केंद्रक में गुणसूत्र और DNA पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होते हैं और प्रोटेमिन नाम की क्षारीय प्रोटीन पाई जाती है। इसके शीर्ष का सबसे अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम को कैप ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में परफोरेटोरियम यानी कि प्रवेदक वाला हिस्सा होता है, और सबसे ऊपरी भाग गैलिया कैपिटिस कहलाता है। मिडिल भाग की स्टार्टिंग में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल समीपस्थ तारक केंद्र होता है। इसके नीचे डिस्टल सेंट्रियोल यानी कि दूरस्थ तारक केंद्र होता है जो एक्सियल फिलामेंट यानी अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। इस मिडिल भाग के चारों तरफ सर्पिलाकार यानी स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया को निवेनकर्ण कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं। शुक्राणु में साइटोप्लाज्म होता है जो बड़ा ही संघनित रूप से होता है, कम और संघनित रूप से होता है, इसे मैनचेट कहते हैं। इसके नीचे रिंग सेंट्रियोल यानी कि मुद्रिका तारक केंद्र होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ में जाने से रोकता है। कुछ स्पर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ पॉइंट्स के रूप में। एक्रोसोम इज ए टाइप ऑफ लाइसोसोम। कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि एक्रोसोम जैसे जोना पेलुसिडा को गलाने का काम करते हैं, तो एक्रोसोम इज ए टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम में भी अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। इसी तरह शुक्राणु के एक्रोसोम में भी अपघटन एंजाइम होते हैं। इसे कैप ऑफ स्पर्म कहते हैं। इसका फॉर्मेशन बाय जीसी मीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, गोल्जी काय से एक्रोसोम का निर्माण होता है। इसमें अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं, इन्हें स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान हिस्टोन प्रोटीन प्रोटेमिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्पर्म की विएबिलिटी, स्पर्म की गतिशीलता
स्पर्म की जो विएबिलिटी है वो स्पर्म की गतिशीलता यानी मोटिलिटी से निर्धारित होती है। माध्यम की पीएच पर भी निर्भर करती है। माध्यम की पीएच पर भी स्पर्म का सर्वाइवल डिपेंड करता है। दैट मीन्स स्पर्म इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। स्पर्म को अधिक मात्रा में सक्रिय होने के लिए एल्कलाइन माध्यम की जरूरत होती है। ये नर जनन तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इनको मैंने टॉपिक्स के रूप में कन्वर्ट किया है। ये सब इसी आपको इन्हीं पॉइंटों में मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। वही क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल डायग्राम्स पे बन जाते हैं, ABCD रिमार्क करके आपको पूछ लेते हैं। ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग ओवरी प्राथमिक जननांग के रूप में होता है। ओवरी से जुड़ा हुआ दूसरा भाग ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब होती है। इस फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। सबसे सकरा भाग स्थमस होता है, सबसे फूला हुआ बड़ा भाग एम्पुला होता है, और ओवरी से जुड़ा हुआ इसका भाग इन्फंडिबुलम या कीपक होता है। इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसको फिम्बरी कहते हैं। और ओवरी फैलोपियन ट्यूब से जुड़ती है। फैलोपियन ट्यूब यूटिरस यानी गर्भाशय में जुड़ती है। गर्भाशय का सबसे ऊपरी भाग फंडस कहलाता है, बीच वाला भाग बॉडी जो सबसे बड़ा भाग होता है, और सबसे लास्ट का पार्ट ग्रीवा जो सबसे सकरा होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। यूटिरस के 3 कवर होते हैं, 3 आवरण होते हैं। सबसे ऊपरी आवरण पेरीमेट्रियम होता है, बीच का आवरण मायोमेट्रियम होता है, और सबसे अंदर का आवरण एंडोमेट्रियम होता है। सर्विक्स के नीचे सर्वाइकल कैनाल होती है और इसके नीचे वेजाइना होती है, यानी कि वेजाइना और सर्विक्स दोनों मिलकर सर्वाइकल कैनाल बनाते हैं, ग्रीवा की गुहा बनाते हैं। फोकस ऑन ओवरी। ओवरी प्राथमिक जननांग है क्योंकि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ओवरी की बाहरी सतह जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है, इट इज सराउंडिंग लेयर। ओवरी की आंतरिक सतह ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है, वही अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ओवरी मेंटेन देयर पोजीशंस बाय सीरीज ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स यानी कि स्नायु। ओवरी अपनी पोजीशंस लिगामेंट्स के तंतुओं द्वारा बनाए रखते हैं। ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर इनटू ओवरी, दिस बाय दिस एंट्री पॉइंट इज हाइलस। हाइलस एक एंट्री पॉइंट है जहां पर रक्तवाहिकाएं और नर्व ओवरी में प्रवेश करते हैं। ओवरी से क्लोजेस्ट सबसे नजदीक फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है वो इन्फंडिबुलम है। लोअर नैरो ऑफ यूटिरस इज कॉल्ड सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इट इज कॉल्ड एम्पुला, ये सबसे बड़ा भाग होता है। ओवरी में पाई जाने वाली जो कैविटी है उसको एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। ओवरी से 2 स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट पॉइंट oogenesis यानी अंडजनन, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियो स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, अप्रोक्सीमेट 25 वीक्स ऑफ एम्ब्रियो। oogenesis की ग्रोथ फेज सबसे लंबी होती है। ह्यूमन में मैचुरेशन फेज सबसे लंबी होती है। एम्ब्रियो स्टेज में प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस से उगोनिया बनती है, डिप्लॉइड सेल। फिर इसके बाद माइटोसिस बंद हो जाता है और मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, जो प्रोफेज स्टेज में आकर बंद हो जाता है। उगोनिया वृद्धि करके प्राइमरी oocyte बनाती है और प्यूबेरिटी के समय यानी यौवन आरंभ के समय, एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे एक बड़ी सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडकोशिका जो हैप्लॉइड होती है, और एक छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। फर्स्ट पोलर बॉडी नष्ट हो जाती है, इसके नष्ट होने का कारण है साइटोप्लाज्म कम होने से। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड होता है, यह मेटाफेज स्टेज में आकर बंद हो जाता है। फिर शुक्राणु द्वारा अंडे के भेदन के बाद यह क्रिया पूरी होती है। दैट मीन्स इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल फर्टिलाइजेशन। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा था सत्य कथन के रूप में। सेकेंडरी oocyte से एक पीतक यानी कि योग युक्त अंडा बनता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है। दैट मीन्स एक प्राइमरी एग सेल से एक ओवम यानी एक अंडाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार एक पूरे जीवन काल में एक स्त्री में अप्रोक्सीमेट 400 से 450 ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ओविडक्ट अंडवाहिनी भ्रूण की मुलेरियन डक्ट से उत्पन्न होती है। मनुष्य में सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय मिलता है, यह सबसे विकसित प्रकार का गर्भाशय होता है। वेजाइना में एक बैक्टीरिया को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो ग्लाइकोजन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और ये लैक्टिक अम्ल वेजाइना की पीएच को 4 से 5 के मध्य बनाए रखता है। मादा जनन तंत्र का एक भाग एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहरी जनन अंग होता है, जिसे वल्वा भी कहते हैं।
इसके 5 भाग होते हैं। एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी चित्र के रूप में बन जाते हैं, वही ABCD रिमार्क करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको हर डायग्राम की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो जैसे इसमें वल्वा का सबसे ऊपरी पार्ट होता है प्यूबिस मॉन्स, इसे वेनरिस कहते हैं। प्यूबिस मॉन्स के नीचे फोल्डिंग पार्ट होता है, इसे लेविया मेजरा कहते हैं। लेविया मेजरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम, ये नर के वृषण कोश के समजात संरचना होती है। इसके नीचे का फोल्डिंग पार्ट लेविया माइनरा होता है। लेविया माइनरा के नीचे की तरफ वेस्टिब्यूल यानी कि प्रगाण होता है, ये एक दरारनुमा संरचना है। और प्रगाण में एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑफिस, मूत्र जनन छिद्र और वेजाइनल पोर जनन छिद्र होते हैं। एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑफिस मूत्रमार्ग और वेजाइनल पोर जनन छिद्र होते हैं। ये दोनों जिस जगह होते हैं वो वेस्टिब्यूल है। और लेविया माइनरा के भीतर की तरफ, लेविया माइनरा के नीचे की तरफ बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। बर्थोलिन ग्रंथि के नीचे का हिस्सा फोर्चेट कहलाता है। और सबसे ऊपर की तरफ एक लचीली झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है, इसे क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस, ये नर के पेनिस के समजात संरचना होती है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑफिस यानी कि मूत्रमार्ग और वेजाइनल पोर, ये दोनों मिलकर यूरिनोजेनाइटल साइनस यानी कि मूत्र जनन छिद्र का निर्माण करते हैं। वेजाइना इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड हाइमन झिल्ली, हाइमन मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। वेजाइना की पार्श्व सतह पर 1 पेयर बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है, होमोलोगस टू काउपर ग्लैंड्स ऑफ मेल, जो नर के काउपर ग्लैंड्स के समजात होती है। मूत्र मार्ग की दीवार में पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ स्किने पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं। स्तन ग्रंथियां, मेमरी लॉब्स की एल्वियोली की कोशिकाओं से निप्पल के द्वारा मिल्क सिक्रेशन होता है। मिल्क सिक्रेशन का क्रम पूछ लेते हैं। मिल्क सिक्रेशन का क्रम क्या है? सबसे पहले मेमरी लॉब्स में बनता है, इसके बाद मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला, मेमरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट यानी कि दुग्ध वाहिनी, और दुग्ध वाहिनी से निप्पल्स के द्वारा मिल्क बाहर निकलता है। फर्स्ट स्त्रावित मिल्क, फर्स्ट सिक्रेटरी मिल्क, जो पहला दूध बाहर निकलता है वो कोलेस्ट्रम यानी कि खीस, प्रथम स्तन्य भी इसे कहते हैं। इस दूध में IgA इम्यूनोग्लोबिन A नामक एंटीबॉडी की प्रचुरता पाई जाती है। यह शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। पॉइंट नंबर C, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कई क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है? फर्टिलाइजेशन नहीं होने से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। 2013 का क्वेश्चन है। इस क्रिया में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज मेंसस स्टेज में मेंसस स्टेज होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनली टूट जाता है, विकृत हो जाता है और रक्त स्त्रावण के रूप में बाहर निकलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी और यूटिरस में होने वाले चेंज पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि और अंडाशय के हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। फॉलिकुलर स्टेज, इसकी एक अवस्था होती है पुटकी अवस्था। नंबर 2, पुटकी अवस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 होते हैं, LH और FSH का स्त्रावण धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो एस्ट्रोजन के स्त्रावण को स्टिमुलेट करता है यानी कि प्रेरित करता है। स्टेज नंबर 3, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मतलब अंडोत्सर्ग अवस्था। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है, केवल 1 दिन की अवस्था होती है। 14th डे की यह स्टेज होती है। 2015 में क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इस स्टेज में LH और FSH दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य यानी कि 14th डे में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त होते हैं, यानी कि 14th डे में LH सबसे ज्यादा होता है। तो 14th डे जब LH का तीव्र स्त्रवण सबसे अधिकतम स्तर पर होता है, इसे LH सर्ज कहते हैं। LH के प्रभाव से ही ग्राफियन फॉलिकल की भित्ति फट जाती है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है। इस क्रिया को ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कहते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पुटकों का परिवर्धन करता है। प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, ग्राफिन पुटक, सभी प्रकार के पुटकों का परिवर्धन करने के लिए FSH पुटक प्रेरक हार्मोन जरूरी होता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल का जो शेष भाग बचता है वो कार्पस ल्यूटियम, एक पीले रंग की संरचना होती है, इसमें बदल जाता है। LH से ही स्टिमुलेट होकर कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करता है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोजेस्टेरोन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस करता है, यानी कि एंडोमेट्रियम की मरम्मत करने में प्रोजेस्टेरोन की प्रमुख भूमिका होती है। और एंडोमेट्रियम भ्रूण को आरोपण के लिए तैयार करता है, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है, गर्भाशय के संकोचन को भी रोकता है तथा आरोपित भ्रूण अपने स्थान पर
स्थिर रहे। गर्भाशय आरोपित भ्रूण को अपने स्थान पर स्थिर भी करता है। अतः प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज जो इसकी लास्ट स्टेज होती है, उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग की मोटाई 5 mm से 6 mm होती है। ल्यूटियल फेज इज लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। चेंज इन GnRH इक्वल टू चेंज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में जब चेंज होते हैं उसी समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में चेंज होते हैं। कार्पस ल्यूटियम से टोटल 3 हार्मोन निकलते हैं। सबसे मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन निकलता है, ये पैर्चुरेशन के समय निकलता है, और एक हार्मोन इनहिबिन निकलता है। पॉइंट नंबर डी, ह्यूमन ओवम का टाइप एल एसिथल टाइप होता है, अपीतकी। अपीतकी का मतलब इसमें पीतक यानी कि योग की मात्रा नाम मात्र की होती है, होती तो जरूर है, इसमें पीतक एब्सेंट हो ऐसा नहीं होता है, पीतक की मात्रा नाम मात्र की होती है। नॉमिनल योग प्रेजेंट बट नॉट एब्सेंट। योग पीतक मैक्सिमम ऑर्गेनिक सब्सटेंस फास्फोलिपिड होता है। पीतक में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ फास्फोलिपिड होता है, और फास्फोलिपिड में लेसिथिन मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड है, और सबसे कम पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है, मैनोस मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट है। पॉइंट नंबर ई, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। पहला क्वेश्चन जो बनता है, निषेचन कहाँ होता है? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन यानी कि संधि स्थल पर निषेचन होता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन बनता है, निषेचन कब होता है? निषेचन तब होता है जब स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थल पर पहुंचते हैं। अंडाणु का जीवन काल लगभग 48 घंटे होता है। 2016 का क्वेश्चन है। निषेचन के दौरान कई स्पर्म्स ओवम के नजदीक पहुंचते हैं। जैसे ही स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है तो अंडे के कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो इसकी परिधि पर होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट पर होते हैं, वो फट जाते हैं और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। यह अन्य स्पर्म के प्रवेश को रोकती है। दैट मीन्स ओनली वन स्पर्म इज एंटर इन ओवम। इसको मोनोस्पर्मी अवस्था कहते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प ऑन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जेडपी। स्पर्म में जो एक्रोसोम से जो सिक्रेशंस होते हैं वो अंडे में प्रवेश को आसान बनाते हैं, और जेडपी के द्वारा अंडाणु के चारों ओर का आवरण जेडपी यानी कि जोना पेलुसिडा कहलाता है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो जेडपी को घोलने का काम एक्रोसोम के सिक्रेशंस करते हैं। पॉइंट नंबर एफ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी भ्रूण का विकास। इसमें युग्मनज यानी जाइगोट के बाद पहली स्टेज होती है क्लीवेज यानी कि विदलन। मनुष्य में पहला पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, अंशभंजी या अपूर्ण एनिडधारी प्रकार का विदलन पाया जाता है। विदलन की जो दर है, रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ योग, यानी विदलन की दर पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे वाल्फोर का रूल, वाल्फोर नियम कहते हैं। 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। क्लीवेज के बाद सेकेंड स्टेज मोरूला होती है। इसके बाद अवस्था ब्लास्टुला आती है। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के चारों ओर की कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट यानी पोषकोरक कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ही ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भ्रूण की कौन सी अवस्था एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय में अंतरोपित यानी इम्प्लांट होती है? आंसर ब्लास्टोसिस्ट। ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी कोशिकाएं के भीतरी समूह को इनर सेल मास कहते हैं, अंतर कोशिकीय समूह। इसी में स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स में ही टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण शक्तता की क्षमता होती है। नया अंग और पूरा का पूरा तंत्र बनाने की क्षमता स्टेम सेल्स में पाई जाती है। कोरियोनिक विलाई, ट्रोफोप्लास्ट से निकली हुई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कोरियोनिक विलाई कहते हैं, और यूटेरस टिश्यू एक दूसरे से इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। इस प्रकार फीटस और मदर बॉडी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। इसे प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा इज वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज इट सिक्रेट 4 हार्मोन। प्लेसेंटा एक ग्रंथि नहीं है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है, क्योंकि प्लेसेंटा से 4 हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 HCG, नंबर 2 HPL, नंबर 3 एस्ट्रोजन, नंबर 4 प्रोजेस्टेरॉन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये दोनों प्रोटीन हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। प्लेसेंटा वह जगह है जहां फीटस माता के रक्त से पोषण लेता है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, ह्यूमन में प्लेसेंटा का टाइप मेटाडिस्कोइडियल और हीमोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा होता है।
मेटाडिस्कोइडियल का मतलब प्लेसेंटा शुरू में अव्यवस्थित होता है और बाद में विकसित अवस्था में डिस्कोइड प्रकार का हो जाता है। हीमोकोरियल का मतलब है भ्रूण का जो कोरियन है, कोरियन मेम्ब्रेन माता के गर्भाशय के रुधिर पूल में तैरता है। इसके बाद ब्लास्टुला अवस्था के बाद आती है गैस्टुला अवस्था। इम्प्लांटेशन के बाद गैस्टुला अवस्था में दो घटनाएं होती हैं। एक ब्लास्टोमियर का विभेदन होता है। ब्लास्टोमियर का विभेदन, तो इस अवस्था में, गैस्टुला की इस अवस्था में भ्रूण की 3 जनन स्तर, 3 परत बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सबसे पहले एंडोडर्म नाम की परत बनती है। दूसरा इवेंट है इसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। भ्रूण में अंगों के बनने की क्रिया को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। इस क्रिया में मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज होती है। भ्रूण के डेवलपमेंट में 1 महीने के भ्रूण में हार्ट बनता है। हृदय सबसे पहले बनने वाला अंग है। इस क्रिया में इसे स्टेथोस्कोप से हम इसके धड़कन हृदय की सुन सकते हैं। 5वें महीने के फीटस में पहली बार फीटस मूवमेंट करता है। सिर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। फीटस पहली बार मूवमेंट करता है, इसको क्लिकनंग कहते हैं। एक सामान्य प्रेग्नेंट महिला में गोनेडोट्रोपिन की सक्रियता में, इस कंडीशन में जब गोनेडोट्रोपिन सक्रिय होता है, एचसीजी का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। 2012 और 2014 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेजेंट ऑफ एचसीजी इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी। एचसीजी इज बेस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट। गर्भावस्था की जांच का आधार एचसीजी ह्यूमन कोर्टिकोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। पॉइंट नंबर जी, पैर्चुरेशन। पैर्चुरेशन मीन्स प्रसव। प्रसव में फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स एक क्रिया होती है। गर्भाशय गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त पूर्ण परिवर्धित फीटस और प्लेसेंटा के द्वारा यह क्रिया प्रेरित होती है। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रसव के लिए इंफॉर्मेशन यानी कि संकेत कहां से पैदा होते हैं, तो प्रसव के लिए संकेत गर्भ यानी कि फीटस और प्लेसेंटा अपरा दोनों से मिलकर संकेत पैदा होते हैं, अर्थात प्रसव के लिए संकेत। ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए सबसे प्रमुख हार्मोन ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन होता है। किसी स्त्री में प्रसव के दौरान गर्भावस्था पूरी होने पर यदि लेबर पेन प्रसव पीड़ा उत्पन्न नहीं होती तो डॉक्टर ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन इज मेन पैर्चुरेशन हार्मोन। प्लेसेंटा और ओवरी से रिलैक्सिन निकलता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज यानी कि ढीला करता है। इसे शिशु के बाहर निकलने में अधिक मार्ग मिल जाता है। ये इस पार्ट से बड़े बड़े बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेते हैं जो डायरेक्ट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करने हैं। पॉइंट नंबर 1, कार्पस ल्यूटियम इज मेंशन्ड इन ए वुमेन under the effect of HCG. Point number 2, optimum chances of conception in a woman is 14th day starting from the day of menstrual cycle. यानी 14th day सबसे ज्यादा conception के चांस होते हैं। Point number 3, capacitation occur in female reproductive tract. Capacitation means change in sperm before fertilization. 2015 और 2017 का क्वेश्चन है। Gray crescent, it is the area just opposite to the site of entry of sperm into ovum, 2005 में पूछा गया है। एक्रोसिन जेडपी यानी जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने का कार्य करता है। 7वें महीने में स्किन के नीचे ब्राउन फैट भूरी वसा बनती है जो जन्म के बाद तापमान नियंत्रण में सहायता करती है। क्रीमेस्टर मसल्स के संकुचन से वृषण शरीर के पास आते हैं जहां वे शरीर की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और डार्टोस पेशी के संकुचन से वृषण कोश घनीकृत हो जाते हैं जो ऊष्मा की क्षति को घटा देते हैं। वृषण कोश की भित्ति से लचीले और प्रत्यास्थ तंतु से जुड़े रहते हैं, इसे गुबर्नेकुलम कहते हैं। क्रैब चक्र के माध्यम से सिट्रिक एसिड बनता है। यह पदार्थ शुक्राणुओं के द्वारा ऊर्जा उत्पादन में काम आता है। पॉइंट नंबर 10, ओवरी की स्ट्रक्चर, अंडाशय की संरचना पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वही ABCD रिमार्क करके क्वेश्चन पूछते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल प्राथमिक पुटक, टर्सरी फॉलिकल तृतीयक पुटक, ग्राफियन फॉलिकल ये ओवम यानी अंडाणु है और ये डिस्ट्रॉय संरचना कार्पस ल्यूटियम है। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज स्टेज में 2n = 6 क्रोमोसोम्स हैं, तो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमेटिड की कुल संख्या होनी चाहिए 6, क्योंकि एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड या सेमी क्रोमेटिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, oogenesis के दौरान प्रत्येक द्विगुणित कोशिका उत्पन्न करती है 1 क्रियाशील अंडा और 2 पॉलर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3, एक 25 वर्ष की महिला डॉक्टर के पास गई,
उसने डॉक्टर को कहा कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र की डेट 4 दिन बाद है तथा वह रक्तस्रावन यानी ब्लीडिंग को कुछ दिन के लिए डिले करना चाहती है, यानी कि टालना चाहती है, क्योंकि वह ऑफिशियली किसी काम में बिजी है। तो डॉक्टर द्वारा बताया गया इलाज होगा ओनली प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की गोलियां, प्रोजेस्टेरोन की दवाइयां जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 4 स्पर्म, पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 10 ओगोनिया से 10 प्राइमरी oocyte बनती है, तो अंड जनन के पूर्ण होने पर कितने अंडाणु बनेंगे? वेरी सिंपल, 10 ही बनेंगे, क्योंकि एक ओगोनिया से एक प्राइमरी oocyte बनेगी और एक प्राइमरी oocyte से एक ही अंडाणु बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि काई गुणसूत्रों की संख्या 40 है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 40 तथा 20, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणु जो होंगे वो स्पर्म एगुणित होंगे, तो उनकी संख्या 20 होगी और 40 डिप्लॉइड सेल होंगे जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्तनीय भ्रूण के अम्बिलिकल कोड से प्रवाहित होने वाला ब्लड 100% फीटल यानी गर्भ का ब्लड होता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में इसके बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, इन्हीं लाइनों को घुमाकर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी इसके अलावा और भी कोई आपके डाउट्स हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी भी मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को, अपने सभी पढ़ने वाले साथियों को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब खुद का और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नई ऊर्जा और नए ज्ञान के साथ।